1 घंटे से ज्यादा नहीं। अब आप देखो 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन केवल राइटिंग स्किल के लिए आपके पास 1 घंटा आप दे रहे हो, जबकि जो आपने पढ़ा है वो तो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट होगा राइटिंग स्किल से ही एग्जामिनर के सामने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अन्याय है, इनजस्टिस है तैयारी के साथ में, ये इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है। तो जब हमारी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, तो फिर हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम सेलेक्ट मतलब न्याय कर पाएंगे। देखो, इस जीवन की ना एक सच्चाई है, प्रकृति हमेशा न्याय करती है, प्रकृति हमेशा न्यायशील है। अगर ईश्वर को प्रकृति माने तो ईश्वर भी न्यायशील है। वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ न्याय करेगा। फैक्ट है ये, इसमें कोई बहुत दूर जाने की बात है नहीं। कभी कभी जल्दी, कभी कभी देर से। जितना जल्दी कर देगा, इंटेंसिटी उतनी कम होगी। जितना देर से करेगा, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। अच्छा काम है, जल्दी फल मिला, इंटेंसिटी कम होगी। अच्छा काम है, देर से फल मिला, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेम चीज। तो हमें ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चलना है, अपने ऊपर काम करना है। राइटिंग स्किल को इसलिए कभी भी नेग्लेक्ट मत करना। मेन है, मेंस एग्जामिनेशन का यही टूल है, यही तरीका है, यही आधार है, और कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास कभी कभी नॉलेज भी कम है, इंफॉर्मेशन कम है किसी टॉपिक के बारे में, लेकिन आपसे लिखना आता है, तो आप यकीन मानना अच्छे मार्क्स ले जाएंगे। आपके पास नॉलेज बहुत है, लिखना नहीं आता है, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। केवल प्रीलिम्स पास कराएगी आपसे, मेंस एग्जामिनेशन नहीं करा पाए। इंटरव्यू का तो फिर कोई मतलब नहीं होता जब मेंस क्वालिफाई नहीं होगा तो। दैट इज द पॉइंट। इसलिए राइटिंग स्किल मस्ट। और पता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई ये सोचे कि इसके लिए कुछ सिखाना पड़ता है, ना, खुद आती है। कैसे? प्रैक्टिस। कुछ तरीके तो जरूर हुए, मैं कुछ बातों को तो जरूर कहूंगा कि दे मस्ट बी नोटिस्ड, लेकिन बाकी का इसका मतलब, मेरा मान लो अगर मैं आपको राइटिंग स्किल सिखाऊं या कोई भी सिखाए, क्या क्या मेन मेन बातें होती हैं, कैसे हम लोग उसको करें, कब क्या करें, ऐसा कुछ अगर करें, तो मेरा उसमें योगदान केवल 30 से 35%। किसी का भी, मेरा ही क्या, आपका खुद का योगदान उसमें 60 से 65%, बल्कि 70 से 65 से 70%। बिकॉज ओवरऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। मैंने उदाहरण दिया ना, मैम लिख रही थी जब मैं गया उनसे मिलने के लिए, उन्होंने बुलाया, जब रजिस्टर था उसमें लिख रही थी, कह रही, और मुझे उन्होंने लिखाया कि देखो भूपेंद्र, मैं तो अब तक भी लिखती हूँ, मैं तो अब तक भी प्रैक्टिस करती हूँ लिखने की। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके ही शब्द थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको पकड़ना आना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, वॉट यू मस्ट बी राइट। और अगर एक बार आ गया तो हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट है। वापस इसे वाइंड अप करता हूं सारी कहानी को। पॉइंट मेरा कहने का ये था, केवल नोट्स पे रिलाय करिए, बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रीलिम्स के लिए आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, जो भी हैं। मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर राइट करिए, लिख के देखिए। नोट से ही आपको सब आंसर मिल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे जो आप पेपर उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर मेंस एग्जामिनेशन का, चाहे प्रीलिम्स का, उसे करिए, सॉल्व करिए, काम आपका चल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाके मेंस लिखना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुरंत इंटरव्यू के लिए कॉल होगी और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ होगी। कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप करना उसी तरीके से, फैलना मत, बिखर मत जाना। ये अभी समय है, ये जो समय अब चल रहा है ना, इट इज मोस्ट प्रीशियस टाइम।
जो अब बिखरा उसका मामला गया, उसका नहीं हो पाए। ठीक है ना, क्योंकि अभी तैयारी का समय है ये। इलेक्शन हो जाएंगे, वैकेंसीज आ जाएंगी, तब लोग भागेंगे, और फिर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। नोटिफिकेशन आ जाए कुछ नहीं होगा, कोई चाहे कितना ही 30 मार्क का सही, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो केवल रिवीजन किया जा सकता है, बस केवल इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए दैट इज द टाइम, दिस इज द टाइम, यही समय है। चलिए, मैं अपना भाषण बंद करता हूं, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों को आदिवासी आंदोलन आज देखना है, आदिवासी मूवमेंट देखना है। देखो, अंग्रेजों का एक्सप्लॉइटेशन, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले किसान उसका शिकार बने, उनके शोषण का शिकार बने। बाद में जब उनका क्षेत्र बढ़ता चला गया, तो उन्होंने जंगल के ऊपर भी कब्जा करना शुरू किया, फॉरेस्ट के ऊपर भी, क्योंकि फॉरेस्ट में नेचुरल जो प्रॉपर्टी थी, या जिसे कहें हम प्राकृतिक संपदा, है ना, वो फ्री में थी। अंग्रेजों को यहां से खूब मिल सकता था, जैसे हमने देखा म्यांमार से टिम्बर। तो उन्होंने जंगल के ऊपर अपना अधिकार माना, और आदिवासियों से भी कर लेना शुरू किया। न केवल कर, बल्कि कई तरीके से शोषण भी शुरू हुआ उनका। आदिवासी समाज वो समाज होता है जो प्रिमिटिव तरीके से रहता है। प्रिमिटिव माने प्राचीन तरीके से, उसमें उन्होंने अभी कोई भी चेंज नहीं किया। जैसे ह्यूमन ड्वेलिंग्स पहले थी अपने अर्ली पीरियड में, वैसे ही वो आज भी रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव उन्होंने नहीं किए हैं, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखा है। ऐसे समाज को हम लोग आदिवासी कहते हैं। आदि माने पुराने तरीकों से जो रहता हुआ आया है। लेकिन जब अंग्रेज पहुंचे और अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा उस समाज में, तो वहां सांस्कृतिक रूप से भी उन्होंने एक्सप्लोइटेशन किया आदिवासियों का। जैसे ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट किया गया, कभी कभी जोर जबरदस्ती भी हुई। इसलिए न केवल वो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन का शिकार थे, बल्कि कल्चरल एक्सप्लोइटेशन का भी शिकार थे, पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन का भी शिकार थे। क्यों? क्योंकि उनके आदिवासी समाज में हमेशा एक नायक होता है, लीडर होता है। अंग्रेजों ने उस लीडर के अधिकार ही छीन लिए, उस नायक के, क्योंकि अब अधिकार उसके नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के अधिकार थे उस समाज के ऊपर। तो देयर वॉज पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन। इसलिए शुरुआत से ही कई आदिवासी मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ चले। आमतौर पर ये हिंसक थे शुरुआती। क्यों? क्योंकि एक तो प्रिमिटिव टाइप का समाज था, जो कि केवल हिंसा की भाषा जानता था, तो उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर हिंसात्मक कार्यवाहियां ही की। वायलेंट स्ट्रगल ही उनका देखने को मिला, है ना। हालांकि बाद में जब नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हो गया, तो कुछ मूवमेंट आदिवासी ऐसे थे जिनमें जो हिंसक नहीं थे, लेकिन एक आध ही है। जैसी रानी गेंदलियू हम लोग कह सकते हैं। हालांकि वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में, सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ में वो जुड़ी थी। असम की लीडर थी। असम में हालांकि असम, हाँ उस समय तो असम ही था, वैसे मणिपुर की रहने वाली थी। तो ऐसे आंदोलन भी हमें देखने को मिलते हैं जो अहिंसक थे। लेकिन ये बाद में गांधीयन मूवमेंट के आसपास के समय में, उससे पहले नहीं। उससे पहले ज्यादातर का जो स्वरूप था, नेचर थी, दैट वाज वायलेंट। तो आप इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, आदिवासियों के आंदोलन, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ ट्राइब्स या ट्राइबल मूवमेंट। और इसमें पहला पॉइंट लिखना आप, भारत में अंग्रेजों ने, भारत में अंग्रेजों ने
आदिवासी समाज को भी आदिवासी समाज को भी शोषण का शिकार बनाया, शोषण का शिकार बनाया। इन इंडिया ब्रिटिशर्स also exploited the tribal society। सामान्यतः उनके सामान्यतः उनके जल, जंगल एवं जमीन, तीनों वर्ड याद रखना। जब भी आदिवासी से जुड़ा हुआ कुछ लिखना हो मेंस एग्जामिनेशन में, तीनों शब्दों को एक जगह लिखना और अंडरलाइन कर देना। बहुत बढ़िया इंपैक्ट आएगा एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि यही तीन मुद्दे थे जिनके ऊपर झगड़े हुए आदिवासियों के साथ। तो लिखेंगे, क्या लिखा था, क्या लिखा था जरा बताना। सर बता रहे भारत में अंग्रेजों ने आदिवासी समाज को भी शोषण का शिकार बनाया, सामान्यतः उनके जल, जंगल, जमीन। सामान्यतः उनके जल, जंगल एवं जमीन के अधिकारों को भी अधिकारों को भी छीन लिया गया। जनरली जनरली द ट्राइबल राइट्स ऑफ जनरली द ट्राइबल राइट्स ऑफ अब ये देवनागरी में, मतलब इंग्लिश में ही लिखना। जल, जंगल एंड जमीन, जल, जल माने वाटर, जल, जंगल एंड जमीन वर स्नैच्ड वर स्नैच्ड। इसी के साथ इसी के साथ आदिवासी समाजों में इसी के साथ आदिवासी समाजों में धार्मिक घुसपैठ भी की गई। धार्मिक हस्तक्षेप लिखिए, धार्मिक हस्तक्षेप भी किया गया। एंड ऑल्सो विद इट एंड ऑल्सो विद इट द पॉलिटिकल इंटरवेंशन वर कंडक्टेड the political intervention were conducted in those societies in those societies। पॉलिटिकल नहीं, सॉरी, रिलीजियस लिखिए, रिलीजियस इंटरवेंशन वर कंडक्टेड इन दो सोसाइटीज, है ना, पॉलिटिकल नहीं। अभी आएगा पॉलिटिकल। अब ये कैसे किया गया? तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने कभी कभी अपनी मनमानी से भी, मतलब मनमाना रवैया अपनाकर ट्राइबल्स को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम किया। तो लिखिए, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कभी कभी ईसाई धर्म प्रचारकों ने इसके अंतर्गत कभी कभी ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म प्रचारकों ने बलपूर्वक बलपूर्वक धार्मिक हस्तक्षेप भी किया। बलपूर्वक धार्मिक हस्तक्षेप भी किया। एंड ऑल्सो समटाइम्स एंड ऑल्सो समटाइम्स द क्रिश्चियन एंड ऑल्सो समटाइम द मिशनरीज या क्रिश्चियन मिशनरीज forcefully intervene in religious matters of tribals, है ना। अगले पॉइंट से लिखना, अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने आदिवासी नेतृत्व के अंग्रेजों ने आदिवासी नेतृत्व के राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए। आदिवासी नेतृत्व के राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए। ब्रिटिशर्स ऑल्सो ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्नैच्ड Britishers also snatched the political rights of tribals. Political rights of tribals. इस प्रकार अंग्रेजों ने आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण किया एंड सो ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली, रिलीजियस या सोशली लिखिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली exploited the tribals ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई यहां तक? ये आधार था, ये बेस था। क्या कारण थे एक्सप्लॉयटेशन के? ये मैंने आपको बताया अभी। आंदोलन के क्या कारण थे? ये सब यही है। कारण क्लियर है? कॉजेस एग्जीक्यूटिव में तो ये कई बार आया है क्वेश्चन, आदिवासी आंदोलनों के मुख्य कारणों को बताइए, है ना? तो कारण देख लिए, अब आंदोलन देख लेते हैं, फिर इनका प्रभाव देख लेंगे। एक बार स्वरूप और फिर प्रभाव, पूरा क्वेश्चन हो गया मेंस एग्जामिनेशन का। प्रीलिम्स भी इसमें कवर हो गया। तो आप इसमें पहला लिखना, अगले पॉइंट से लिखना, या इसमें पहला लिखना। आप सबसे पहला हेडिंग डालना चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, CHUAR, चुआर विद्रोह, है ना? देखो, ये चुआर लोग जो थे, ये बंगाल में रहते थे, बंगाल के मिदनापुर जिले में, वहां ये थे। इनका एक और भी नाम है भूमिज। ये ट्राइब है, इसे भूमिज के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रैकेट में भूमिज और लिख लीजिए, चुआर विद्रोह ब्रैकेट में भूमिज विद्रोह, चुआर रिवोल्ट ब्रैकेट में भूमिज रिवोल्ट। और इसका टाइम लिख लीजिए, 1768 से लेके 1832 तक था ये, 1832 तक। ठीक है? सर आदिवासी का क्या था आदिवासी का टाइम पीरियड? 1768 से लेके 1832 तक। ठीक है? अब इसमें पहला लिखना, अगला लिखना इसमें नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप थी इसकी जगन्नाथ, एक व्यक्ति थे उनके पास, तो लिखिए जगन्नाथ। क्षेत्र लिखिए, रीजन, तो क्षेत्र में लिखिए बंगाल का मिदनापुर जिला।
मिदनापुर जिला, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसमें, मतलब ये हुआ। अच्छा, हाँ ठीक है। और इसमें लिखिए कारण, कॉज। तो कॉज वही है, आर्थिक कारण प्रमुख था, शोषण कर रहे थे। तो इसमें लिखना, इस विद्रोह का प्रमुख कारण, इस विद्रोह का प्रमुख कारण आर्थिक था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण आर्थिक था। द इंपॉर्टेंट cause of this revolt was, या मेन कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट was फाइनेंशियल। ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए, अगला विद्रोह है इसमें, हाँ जी, मेरी अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। नेक्स्ट लिखिए इसमें, अगला विद्रोह है हो विद्रोह, हो। अगला विद्रोह लिखिए हो विद्रोह, HO, हो। है ना, इसके आगे डैश करके लिखिए 1820 से 1832 तक, 1820 से 1832 तक। ठीक है ना। क्षेत्र लिखिए, रीजन। तो ये छोटा नागपुर के पठार पर था, ये पूछा गया एग्जाम में, लेकिन PCS में आया है। छोटा नागपुर पठार, बिहार में। देखो, भारत में ज्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो छोटा नागपुर के पठार पर मिलती हैं, क्योंकि जंगली एरिया है, जंगल में ही लोग ज्यादा वहां पर निवास करते हैं, प्रिमिटिव टाइप से रहते हैं। तो ज्यादातर विद्रोह जो हुए वहां वही की आदिम जनजातियों के ही रहे। अगर अंदाजा भी ना हो किसका कहाँ पे था, तो छोटा नागपुर प्लेटो लगा देंगे कि तो 70-80% आंसर आपका सही जाएगा। ये किस क्षेत्र में था, तो छोटा नागपुर का पठार। तो आप लिखिए छोटा नागपुर का पठार, और ब्रैकेट में लिखना है इसमें बिहार। बिहार में ये लॉकेट था। नेतृत्व लिखना, लीडरशिप, गंगा नारायण। ठीक है। और इसका भी कारण था आर्थिक, क्योंकि कर बढ़ा दिया गया था। तो लिखिए कारण आर्थिक। आर्थिक। नेक्स्ट लिखिए कोल विद्रोह, कोल, KOL, कोल विद्रोह। टाइम पीरियड लिख लीजिए इसका, 1831 से 32 तक। 1831 से 32, 1831 से 32 तक। क्षेत्र लिखिए, इसमें भी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटो। लेकिन ये आज झारखंड में है ये जगह, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए झारखंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है, आया है एग्जाम में, आता है अमूमन।
नेता लिख लीजिए, नेतृत्व इंपॉर्टेंट है, इसका नेतृत्व पूछा गया है कई बार। बुद्धो भगत, बुद्धो, बुद्धो लिख लो, बुद्धो, BUDDHO, बुद्धो भगत और गंगा नारायण, बुद्धो भगत और गंगा नारायण। ठीक है। अच्छा, आज की एक ओरांव जनजाति है, ओरांव, ये ओरांव लोग ही थे ना, ओरांव जनजाति के लोग थे। और इसमें एक नोट करके लिखना, क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है बात। देखो, ये इसलिए पूछा जाता है कि ये पहला आदिवासियों का ऐसा विद्रोह था जो ऑर्गेनाइज था, संगठित रूप से जो किया गया। सब लोगों ने मिलकर पूरा छोटा नागपुर प्लेटो की जो कोल या ओरांव जनजाति थी, उन्होंने संगठित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। पहले विद्रोह इससे ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, बिखरे हुए थे। यह पहला ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था। तो आप लिखो इसमें नोट करके, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह आदिवासियों का पहला, आदिवासियों का पहला, कोल विद्रोह आदिवासियों का पहला संगठित विद्रोह था, संगठित विद्रोह था। कोल रिवोल्ट वॉज, कोल रिवोल्ट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट ऑफ, कोल रिवोल्ट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल्स। इन्होंने संगठित रूप से, इन्होंने संगठित रूप से सरकार से सशस्त्र संघर्ष किया। इन्होंने संगठित रूप से सरकार से सशस्त्र संघर्ष किया। दे दे fought with the government, they fought, या ऐसा लिखना, दे कंडक्टेड आर्म्ड स्ट्रगल, दे कंडक्टेड आर्म्ड स्ट्रगल, आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत बुरी तरह दबा दिया। 1832 तक आते आते समाप्त हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट लिखना इसमें, हाँ ये रह गया, ये भी लिखो आप, हालांकि ये पहले ही होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आप याद रखना। चलो, या इसको सबसे बाद में लिखवा दूंगा। अगला लिखो इसमें, खोंड विद्रोह, खोंड, KHOND, खोंड विद्रोह, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1857 से जस्ट पहले होने वाला विद्रोह है, 1857 से। ठीक है ना, टाइम पीरियड लिखिए इसका। मतलब 1856 में खत्म हो गया था, पहले नहीं। इससे 1856 से तो 7 से पहले होने वाला कौन सा है एक, याद आएगा। चलो, सर के है, एच है, वो सॉरी ए है। खोंड है, KHOND, ओके सर, खोंड थैंक यू। विद्रोह, खोंड रिवोल्ट 1837 से लेके 1856 तक है ये, 37 से 56 तक। ठीक है। ये कहां था, देखो ये ईस्ट कोस्ट पर फैले हैं खोंड,
तमिलनाडु से लेके और बंगाल तक, सॉरी, ईस्ट कोस्ट पर, पूर्वी तटों पर या पूर्वी घाट में कह सकते हैं, इनमें क्या परेशानी थी? देखो, खोंड विद्रोह, खोंड जो लोग जो थे वो मानव बलि की प्रथा में यकीन करते थे। अंग्रेजों ने मानव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था, तो ये फिर चोरी छुपे लोगों को किडनैप करके ले जाने लगे और मारते थे। इसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अभियान चलाया, खोंडों को पकड़ा, बाद में युद्ध हुआ और बहुत सारे जो खोंड हैं वो मारे भी गए इसमें। चक्र बिसोई इनके नेता थे। आज तक केवल लीडरशिप पूछी गई है, तो आप लिखिए सबसे पहले तो यही, नेतृत्व, लीडरशिप। तो लिखिए इसमें चक्र बिसोई, चक्र बिसोई। कारण लिखिए, कॉज। तो कारण था मानव बलि को प्रतिबंधित करना। तो लिखिए इसमें, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ट्राई गवर्नमेंट ट्राइड टू स्टॉप ह्यूमन सैक्रिफाइस, है ना। मेन चीज, एक एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि यहां भी जमींदार और साहूकार आ गए। इन्हें दीकू लोग कहते थे, दीकू। याद रखना है वर्ड, आया है एग्जाम में। जनजातीय लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, दीकू, DIKU। दीकू माने बाहरी, मतलब होता है इसका शोषण करता। तो ये मानते थे कि बाहर से जितने लोग आते हैं वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अभी भी है ये बात। इसलिए ये जमींदार महाजन जो भी वहां तक पहुंचे, इनके समाजों तक अंग्रेजों का फायदा उठा लेकर उन सबको इन्होंने, उन सबसे इन्होंने युद्ध किया। इसलिए अंग्रेज तो पहले बाद में मारे गए, पहले ये आदिवासी लोग महाजन और साहूकारों को ही मारते थे। तो आप इसमें लिखना ये चीज कंटिन्यूएशन में, यह विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध भी था। यह विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध भी था। दिस रिवोल्ट ऑल्सो दिस रिवोल्ट ऑल्सो अगेंस्ट जमींदार्स एंड साहूकार्स टू। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, जमींदार और साहूकार के आगे दीकू, DIKU, क्योंकि ये लोग इन्हें दीकू कहते थे। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि ये दीकू किसके लिए संबोधित किया जाता था आदिवासी समाजों में। तो ये बाहरी लोगों के लिए संबोधित किया जाता था, ठीक है। और इसमें अंतिम पॉइंट लिखना, या अंतिम क्या, इसको हो गया कंप्लीट, क्योंकि बाद में चक्र बिसोई को पकड़ लिया गया था, फांसी दे दी गई और ये आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखना, सर अगला आंदोलन है जी, रीजन। रीजन। रीजन इसका लिखिए, क्षेत्र में आप लिख लीजिए पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु से बंगाल तक, फ्रॉम तमिलनाडु अप टू बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसमें, अगला विद्रोह लिखना आप, कोया विद्रोह। कोया, KOYA, कोया विद्रोह, कोया रिवोल्ट। 1879 से 80 तक में है ये टाइम पीरियड है, 1879
से 80 तक। देखो आंध्र प्रदेश के ये पूर्वी गोदावरी जिले में ये जगह है आज भी। मतलब यहाँ के जो आंध्र प्रदेश की जो जनजाति है उसे कोया जनजाति उसमें प्रमुख है, क्योंकि ये कोया पहाड़ी पर निवास करने वाले लोग हैं। कारण उसका यही था, जो बाकी देखने को मिला, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन और बाहरी लोगों का समाज में इनके हस्तक्षेप, जिनमें आदिवासी और साहूकार प्रमुख थे। फिर सरकार ने, देखो आदिवासी समाजों में ताड़ी या शराब बनाना और उसका सेवन करना इनकी संस्कृति से जुड़ा है, कल्चरल का हिस्सा था। सरकार ने उस शराब पर या ताड़ी पर आबकारी नीतियों के अंतर्गत ले आए उसे, है ना, यानी टैक्स लगाना शुरू कर दिया शराब बनाने पर। तो इस वजह से ये लोग विद्रोही हो गए। ये 2-3 कारण थे। तो आप इसमें लिख लीजिए, क्षेत्र लिखिए, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, कारण लिखिए, सरकार द्वारा सरकार द्वारा आदिवासियों का सरकार द्वारा आदिवासियों का आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण, द कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, cultural and economic exploitation of the people या of the tribal people by the government। और एक इसमें और लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट था, तो लिखना, ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर, ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी नीतियां लागू करना, आबकारी नीतियां लागू करना। ठीक है ना। और इसमें अंग्रेजी में लिखिए, impose liquor policies, impose liquor policies on the on the, अब ताड़ी को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ताड़ी लिख लो आप, ऑन ताड़ी द होममेड वाइन, होममेड वाइन कह सकते हैं, ऑन द होममेड वाइन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज। नेतृत्व लिख लीजिए, लीडरशिप, लीडरशिप थी टोम्पा सोरा ने, टोम्पा सोरा, TOMPA, टोम्पा सोरा, ये थे जिन्होंने इसका नेतृत्व दिया इन्हें। और बाद में आंदोलन बहुत उग्र हो गया और बाद में मारे गए ये पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो आप टोम्पा सोरा लिख लीजिए और आगे लिख लीजिए, 1880 में 1880 में टोम्पा सोरा की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। 1880 में टोम्पा सोरा की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। टोम्पा सोरा वॉज killed by police in 1880, in 1880। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट लिखना आप, रंपा विद्रोह, रंपा मूवमेंट,
या रिवोल्ट लिखना, मूवमेंट नहीं, रंपा रिवोल्ट, रंपा विद्रोह। टाइम पीरियड लिख लीजिए 1879, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 1879। ठीक है, देखो इसके लीडर थे, ये भी गोदावरी जिले में था, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला, तो क्षेत्र लिखिए आंध्र प्रदेश का गोदावरी जिला, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। नेतृत्व इंपॉर्टेंट है बहुत, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी, ALLURI, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, सीताराम राजू, ये नेतृत्व थे इनका। कारण क्या था, कारण लिखिए, कॉज, साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण, साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स बाय मनी लेंडर्स। ठीक है, और इसमें एक चीज लिख लीजिए आप, देखो इन्होंने, अल्लूरी सीताराम राजू ने ये कहा कि वो बुलेट प्रूफ व्यक्ति हैं, मतलब अपने आप को ईश्वर की तरीके से प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि उन्हें, उनके शरीर पर गोलियां नहीं असर करेंगी अंग्रेजों की, हालांकि बाद में वो मारे गए। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी है कि ट्राइबल सोसाइटीज में इस तरीके की चीजें भी थी, ये भी एक इनके फेल होने का एक कारण था इन विद्रोहों के, तो बाद में ये मारे गए। चलिए इसको यहां तक करते हैं, कल के लिए लिखिए इसमें, कल इससे आगे करेंगे मुंडा विद्रोह, इंपॉर्टेंट है, मुंडा रिवोल्ट, और ब्रैकेट में लिख लीजिए उल्गुलान भी कहते हैं इसे, उल्गुलान, ULGULAN, उल्गुलान, ये भी नाम है इसका, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहां तक करते हैं, कल मिलते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। सर इसका टाइम पीरियड बता दीजिए। टाइम पीरियड है इसका 1895 से लेके 900 तक, 1900 तक, सॉरी, 1895 टू 1900। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।